हेलो प्यारे बच्चों। लास्ट के जो 3 लेक्चर हुए उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि वेक्टर क्या होता है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया, वेक्टर को जोड़ने के तरीकों के बारे में डिस्कस किया, जिसमें कि पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा लास्ट क्लास में। आज एक और लॉ है वेक्टर को जोड़ने का, दैट इज पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये ट्रायंगल लॉ का ही एक्सटेंशन है। इनफैक्ट आपको ये समझ में आया होगा कि ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ दोनों कहने का अंदाज अलग है तो दोनों एक ही बात है। तो पॉलीगॉन लॉ जो है वो भी वेक्टर को जोड़ने का एक तरीका है, वो ट्रायंगल लॉ की बातों को ही थोड़ा एक स्टेप आगे लेकर के जाता है। बेसिकली हम लोग पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं for addition of more than two vector, for addition of more than two vectors, दो से ज्यादा वेक्टर्स को जोड़ने के लिए हम लोग पॉलीगॉन लॉ का उपयोग करते हैं। जैसे ट्रायंगल लॉ कहता है ना कि वेक्टर्स को जोड़ना हो तो हेड टू टेल मैनर में रखिए, वैसे ही पॉलीगॉन लॉ भी कहता है, लेकिन कहता है कि जब दो से ज्यादा हो तो सबको हेड टू टेल मैनर में रखिए। कहता यह है कि मान लीजिए एक वेक्टर है वेक्टर ए, एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी और तीसरा वेक्टर है वेक्टर सी। इन तीनों को जोड़ना है। अगर इफ यू want to add more than two vectors या even two vector के लिए भी ये होता है वैलिड, then arrange them in head to tail manner, उनको हेड टू टेल मैनर में अरेंज कर दीजिए सारे वेक्टर को, ठीक। और उसके बाद रिजल्टेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। क्या बोला ये समझिएगा मेरी बात। कह रहा है कि अगर आपको दो से ज्यादा वेक्टर को जोड़ना है तो आप क्या करें, सबको हेड टू टेल मैनर में रख दें और उसके बाद एक वेक्टर ड्रॉ कीजिए जो कि पहले के टेल से निकलता है और अंतिम आखिरी के हेड तक जाता है। यही आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ये कोई नया बात किया नहीं, ये कोई नया बात नहीं किया। अगर हम देखें तो जो हम लोग ट्रायंगल लॉ पढ़े थे, बेसिकली ट्रायंगल लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ट्रायंगल लॉ में पढ़ा था कि ये ए है और ये बी है, तो ये जो चीज ड्रॉ कर रहे हैं हम, ये वाला चीज हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, है ना। ये ए और बी है तो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अगर हम मान लीजिए कि नीचे का दोनों व्हाइट वाले को छुपा लें तो अब हमको ट्रायंगल लॉ के मुताबिक आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, सॉरी, अगर आप नीचे के दोनों को छुपा लीजिएगा तो आपको ट्रायंगल लॉ के मुताबिक दिख रहा होगा, ये ए और बी छुप जाएगा, इसके बदले सीधे ए प्लस बी आ जाएगा और इसके साथ सी जुड़ेगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ये सिंपल सा बात है। इवन अगर आपको 3 से ज्यादा 4 वेक्टर 5 वेक्टर 100 वेक्टर कितना भी वेक्टर जोड़ना हो आप ये काम कर सकते हैं। जैसे ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ये सी और ये डी। अगर हमको सबका रिजल्टेंट ड्रॉ करना है, रिजल्टेंट ऑफ ऑल ऑफ देम, तो हम लोग सिंपली ये बना लेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। इस तरीके से हम लोग पॉलीगॉन लॉ का यूज कर सकते हैं। अब यार इसमें जैसे हम लोग ट्रायंगल लॉ में रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखे ना, क्योंकि दो ही वेक्टर थे, पॉलीगॉन लॉ में नंबर ऑफ वेक्टर निहित नहीं है, 3 4 5 6 निहित नहीं है, तो तुम पॉलीगॉन लॉ के लिए रिजल्टेंट का कोई फॉर्मूला एज इट इज नहीं लिखोगे। सिंपली क्या होगा कि कई बार सिचुएशन आपको दिया जाएगा, वो सिचुएशन के हिसाब से आप ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के बाद थोड़ा बहुत जो आपका ज्योमेट्री का कंसेप्ट है या ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है उससे आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम आपको ऐसा बोल दें कि ये चीज लिख लीजिए,
डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको ऐसा बोलें, ए बॉय फर्स्ट मूव्स 7 मीटर along east, then moves 4 meter along north, finally takes a left turn and moves 4 मीटर along west। ठीक, अब आपसे पूछ लिया कि फाइंड फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय, फाइंड नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको पॉलीगॉन लॉ यूज करना होता तो आप सिंपली क्या करते हैं, एक दो एक्सिस बनाते हैं जिसमें आप इंगित करते कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, आप जो पहला बोल रहा है कि पहला कितना चला, 7 मीटर चला ईस्ट के अलाउंग, तो सबसे पहले ईस्ट के अलाउंग 7 मीटर एक डिस्प्लेसमेंट बना लेते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है कि 4 मीटर चला अलाउंग नॉर्थ के अलाउंग, तो फिर इधर 4 मीटर बना लेते हैं। और फिर कह रहा है कि 4 मीटर वापस से चला किधर के अलाउंग, वेस्ट की तरफ, तो यहाँ से लेफ्ट टर्न ले करके और ये 4 मीटर इधर चल लेते हैं। अब ऐसे केस में आपसे अगर पूछा जाएगा कि फाइंड फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट तो यही ना हो जाएगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो एरो है। सो दिस इज योर फाइनल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे आप थोड़ा बहुत ज्योमेट्री का उपयोग करेंगे। आपको मालूम है कि ये 7 है और ये 4 है, तो जो ये बचा हुआ होगा वो 3 हो जाएगा, और ये वाला 4 तो आपको दिया ही हुआ है। अब आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल अभी दिख रहा होगा जिसमें कि इधर का साइड लेंथ 3 है और इधर का साइड लेंथ 4 है। तो ये जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट आपका आया हुआ है, ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होगा, दैट इज 5। तो आप बता देंगे कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर। और इस एंगल के बारे में भी आप बता सकते हैं, आपको मालूम है कि ये 4 है और ये 3 है, तो ये एंगल 53 डिग्री होगा, हम आपको शुरुआत के वीडियोज में बताए हुए हैं। तो आप बोल देंगे कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर अलॉन्ग 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 53 डिग्री पे कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये बात हो गया। तो इस तरीके से आप पॉलीगॉन लॉ का उपयोग कर सकते हैं। इसी में आप भिन्न भिन्न प्रकार का सवाल किया जा सकता है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपसे दे देगा कि एक आदमी, अ मैन मूव्स 3 मीटर along east, then 4 meter along north, and finally climbs a pole of 5 meter height. Find net displacement of man. Find net displacement of man, ऐसा आपसे पूछ लेगा। तो अब आप क्या करेंगे, आप सारे वेक्टर्स को ड्रॉ करेंगे, और सारे वेक्टर को ड्रॉ करने के बाद आप पॉलीगॉन लॉ के हेल्प से रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे। और अगर आप वहाँ पे ज्योमेट्री यूज कर सकते हैं तो ज्योमेट्री यूज करके आप आंसर बताएंगे। जैसे ये सवाल है, इस सवाल को हम कोना में पहुँचा देते हैं। जो सवाल आपसे पूछा गया है वो कुछ ऐसा है, मान लेते हैं ये दिशा है ईस्ट और ये दिशा है नॉर्थ, और ऊपर की तरफ है वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, अपवर्ड, इधर ईस्ट हो गया
इधर की तरफ नॉर्थ हो गया और ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड। तो आपसे क्या क्या कहा गया है? आपसे कहा गया है कि आदमी पहले चला 3 मीटर ईस्ट की तरफ। तो मान लीजिए कि ये साइड लेंथ है 3 मीटर का, ऐसा मान लेते हैं कि इस साइड में ये साइड लेंथ है 3 मीटर का, इधर चल गया। फिर चला 4 मीटर अलोंग नॉर्थ, तो फिर ऐसा मान लेते हैं कि इधर 4 मीटर चला गया और फाइनली जो है वो 5 मीटर वर्टिकल डायरेक्शन में गया। तो ये 5 मीटर वर्टिकल डायरेक्शन में चला गया। अब ऐसी परिस्थिति में आपका अगर नेट डिस्प्लेसमेंट कोई आपसे पूछे तो आप आसानी से नेट डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं, है ना। जैसे दिस विल बी योर नेट डिस्प्लेसमेंट, है ना। और आप सब लोग 10th पास हैं, आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कि किसी क्यूबॉइड का बॉडी डायगोनल होता है √L² + B² + H²। ये बॉडी डायगोनल ही हुआ, तो आप आराम से इसको बोल देंगे कि ये लेंथ हो जाएगा √3² + 4² + 5², वैल्यू आ जाएगा 5√2। तो ये एकदम घटिया मतलब छोटा छोटा सवाल है जो हम आपको बता रहे हैं कि ये पॉलीगॉन लॉ के हेल्प से भी आप नेट डिस्प्लेसमेंट या वेक्टर्स का सम पता कर सकते हैं। ठीक है क्या? पॉलीगॉन लॉ का एक जो आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं, पॉलीगॉन लॉ का जो एक सबसे अहम उपयोग है वो ये है कि कई बार बहुत सारे वेक्टर्स का सम 0 होता है, सम ऑफ द वेक्टर्स आर 0। जैसे कि अगर मैं आपसे ऐसा कह दूं कि दो वेक्टर हैं, एक का मैग्नीट्यूड a है और दूसरे का भी मैग्नीट्यूड a है, दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री है, तो इनका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। या दूसरा में अगर हम ऐसा बोलें कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हो, जैसे इसका मैग्नीट्यूड a है, इसका भी मैग्नीट्यूड a है, इसका भी मैग्नीट्यूड a है, तो अगर आप पॉलीगॉन लॉ के हिसाब से देखिएगा तो ये जो तीनों वेक्टर हैं, तीनों वेक्टर का को हम पॉलीगॉन लॉ के हिसाब से जब जोड़े तो आखिरी वेक्टर का हेड और पहले वेक्टर के टेल के बीच का दूरी 0 है। मान लीजिए यहाँ पे इस वेक्टर को मैं बोलता p और यहाँ पे बोलता q, तो p + q कितना होता है? 0। सिमिलरली अगर मैं इसको बोल देता p और इसको बोल देता q और इसको बोल देता r, तो यहाँ पे हो जाता p + q + r = 0। तो इस तरीके का पॉलीगॉन अगर फॉर्म करेगा सब मिल करके, आखिरी वेक्टर का हेड पहले वेक्टर के टेल पे आ जाएगा, तो सम ऑफ देम विल बी 0। जैसे अगर हम इस सवाल में आपसे पूछते हैं, थोड़ा सा आपसे पूछ लेते हैं कि बुआ बताओ ये वाला एंगल कितना है, तो तुम आसानी से बताते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो दिस एंगल विल बी 60 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 60 डिग्री। ये वाला एंगल भी जो होगा वो 60 डिग्री के बराबर होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता कि P वेक्टर और Q वेक्टर के बीच एंगल क्या है, तो एंगल पता करने के लिए हेड टेल के बीच का एंगल नहीं पता करते हैं, टेल टेल के बीच पता करते हैं। तो इसको पैरेलल शिफ्ट कर देंगे और शिफ्ट करने के बाद ये आ जाएगा 180 डिग्री - 60 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स हो जाएगा 120 डिग्री। तो P Q के बीच 120 डिग्री, Q और R के बीच में भी एंगल 120 डिग्री एंड R और P के बीच में भी एंगल 120 डिग्री। सो आपको 3 वेक्टर दिख रहे होंगे, तीनों का मैग्नीट्यूड समान है और 120 डिग्री पे है। पॉलीगॉन लॉ से हम तीनों का सम 0 बोल सकते हैं। तो अगर हम इसको ड्रॉ करते थोड़ा बढ़िया तरीके से, तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे। ये हो जाता P वेक्टर, ये Q वेक्टर और ये R वेक्टर, तीनों के बीच एंगल है 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। और अगर कोई आदमी पूछे कि तीनों वेक्टर का सम क्या है, तो बोलेंगे तीनों वेक्टर का सम 0 है। वैसे वेक्टर की दुनिया में इस 0 को 0 नहीं बोला जाता, बल्कि 0 वेक्टर या नल वेक्टर बोला जाता है। क्योंकि बहुत सारे वेक्टर का सम अगर होगा तो एक वेक्टर ही होगा। अगर P + Q + R को हम सिंपली 0 लिख देते हैं, तो इसका मतलब है कि LHS में वेक्टर है, RHS में स्केलर है। तो ये सही अच्छा लगेगा नहीं, वेक्टर का सम कभी स्केलर नहीं होता है। तो वेक्टर की दुनिया के 0 को हम लोग 0 वेक्टर या नल वेक्टर बोलते हैं। ज़्यादा डिसिप्लिन्ड वे में लिखता है तो लोग ऐसे लिखता है, लेकिन बहुत सारा बुक में तुमको ऐसे ही 0 लिखा हुआ भी मिल जाएगा। हम ये सब बात आपको इसलिए सिखला रहे हैं कि यार इस तरीके का आप ढेर सारा रेगुलर पॉलीगॉन बना सकते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन बना सकते हैं मतलब क्या हुआ कि आप ऐसे पॉलीगॉन बना सकते हैं जिसमें साइड लेंथ जो है वो बराबर हो, जिसमें साइड लेंथ जो है वो बराबर हो। जैसे कि 3 साइड का रेगुलर पॉलीगॉन को इक्विलेटरल ट्रायंगल बोले, वैसे ही 4 साइड का रेगुलर पॉलीगॉन अगर होगा तो उसको हम लोग 4 साइड का रेगुलर पॉलीगॉन अगर होगा तो उसको हम लोग स्क्वायर बोलेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि ये वेक्टर P है, ये वेक्टर Q है, ये वेक्टर R है और ये वेक्टर S है।
इन चारों का सम जो होगा वो 0 होगा, इन चारों का सम 0 होगा। और ये जो रेगुलर पॉलीगॉन है दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज अ स्क्वायर। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि वेक्टर p प्लस वेक्टर q प्लस वेक्टर r प्लस वेक्टर s दैट इज 0 और 0 वेक्टर। इन चारों वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकता है, एकदम कर सकता है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ये p वेक्टर था, इसको ऐसे उठा करके यहाँ ले आए, ये q वेक्टर था, इसको ऐसे खींचे और फिर यहाँ ले आए, पैरेलल शिफ्टिंग तो अलाउड है। ये r वेक्टर था, इसको ऐसे खींचे और यहाँ ले आए, और ये s वेक्टर था, इसको यहाँ से यहाँ ले आए। अब ये चारों वेक्टर आपको देख करके भी समझ में आ रहा होगा कि इन चारों का सम क्या होगा, 0 होगा। हम बेसिकली आपको पॉलीगॉन लॉ का एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट रटवाना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं। वो रिजल्ट ये है कि जैसे दो बराबर साइड थे, दो बराबर मैग्नीट्यूड के वेक्टर थे, दोनों के बीच एंगल था 180 डिग्री, तो सम क्या हो गया, 0। 3 बराबर मैग्नीट्यूड के वेक्टर हैं और सबके बीच का एंगल है 120 120 120, तो सम क्या हो गया, 0। यहाँ पर भी 4 बराबर मैग्नीट्यूड के बीच का वेक्टर है और सबके बीच एंगल है 90 90 90, तो सम क्या हो गया, 0 हो गया। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम आपको एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा रहे हैं कि यार अगर आप n number of vectors, n number of vectors each of equal magnitude, each of equal magnitude and all of them lie in same plane, all of them lying in same plane, सारे वेक्टर्स जो हैं वो सेम प्लेन में लाई कर रहे हो, माने को प्लेनर हो, सबका मैग्नीट्यूड बराबर है। एंड एंगल बिटवीन एडजेसेंट वेक्टर, एंगल बिटवीन एडजेसेंट वेक्टर्स, एडजेसेंट मतलब आजू बाजू के, एडजेसेंट वेक्टर्स इज 360 डिग्री बाई n, या उसी को बोल दे तो 2 पाई रेडियन बाई n, 2 पाई रेडियन बाई n, then sum of all these vector will be 0, sum of all these vectors will be 0, will be 0। मतलब हम आपसे ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम 3 वेक्टर बनाए, जैसे कि मान लीजिए हम 3 वेक्टर बनाए, ये हो गया वेक्टर a, ये हो गया वेक्टर b और ये हो गया वेक्टर c। तीनों का मैग्नीट्यूड मान लीजिए कि समान है, सारे का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, इसका भी a, इसका भी a, इसका भी a, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। और तीनों के बीच एंगल जो है वो एंगल है 360 डिग्री बाई n, माने अगल बगल के वाले के बीच। जैसे ये एंगल हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 वेक्टर है, 120 डिग्री, और ये भी 120 डिग्री और ये भी 120 डिग्री। तो हम ऑटोमेटिकली बोल देंगे कि इन तीनों का सम क्या होगा, 0 होगा, इन तीनों का सम क्या होगा, 0 होगा। जैसे मान लीजिए अगर n का वैल्यू हम 5 ले लेते, n का वैल्यू 5 ले लेते, तो क्या हम बोलते कि मान लिया कि 5 वेक्टर्स हैं, सब पांचों को प्लेनर है, को प्लेनर है माने सेम प्लेन में है, बोर्ड के ही प्लेन में है। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है। ये 5 वेक्टर्स हैं, सबका मैग्नीट्यूड बराबर है, सबका मैग्नीट्यूड ए है। और अगर ऐसा दे दिया जाए कि आजू बाजू वाले के बीच एंगल, जैसे अगल बगल वाले के बीच एंगल 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 5 है, दैट इज 720 डिग्री, देन रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स विल बी 0, देन रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज वेक्टर्स विल बी 0। सो n का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, 6 7 8 9 10 कुछ भी। जैसे अगर मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, आप इसको लिख सकते हैं। मैं आपको जो बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं कि देयर आर n नंबर ऑफ वेक्टर्स ईच हैव सेम मैग्नीट्यूड। जैसे ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये सारे वेक्टर क्या हैं, सबका मैग्नीट्यूड सेम है और सारे सेम प्लेन में है। इस तरीके के ढेर सारे वेक्टर्स हैं और सबका मैग्नीट्यूड समान है, सबका मैग्नीट्यूड समान है। और एंगल बिटवीन वेक्टर्स जो हैं वो, एंगल बिटवीन वेक्टर्स जो हैं वो हो गया 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n। तो इन सब का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, अपने आप इन सब का रिजल्टेंट हो जाएगा 0, इन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा
जीरो हो जाएगा। तो यही बात बस याद रखना, हम पॉलीगॉन से आपको समझाए भी, जैसे कि पिछला फोटो में दिखाए हम आपको कि मान लीजिए 3 वेक्टर हैं, तीनों के बीच 120 एंगल है और तीनों सेम प्लेन में है और सबका मैग्नीट्यूड बराबर है, सबका मैग्नीट्यूड समान है, तो सम ऑफ देम विल बी जीरो। हम यहाँ से ट्रायंगल से आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के हेल्प से समझा दिए कि आखिरी वेक्टर का हेड पहले वेक्टर के टेल पे है तो दूरी दोनों के बीच जीरो हो जाएगा, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी एक स्क्वायर के थ्रू समझाएं कि 4 वेक्टर है, सेम प्लेन में है, सबका मैग्नीट्यूड बराबर 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 है और एंगल बिटवीन आजू बाजू के बीच वेक्टर्स के बीच का एंगल 360 डिग्री बाई 4 है, माने 90 डिग्री है, तो सम ऑफ देम विल बी जीरो। इसी चीज को हम यहाँ पे समराइज कर दिए। ठीक है क्या? शुड आई मूव? आगे बढ़े। ठीक है, होपफुली आप ये लिख लिए होंगे। इसमें जैसे सवाल इसमें घुमा फिरा के भी आता है, जैसे कि आपको क्या कहेगा, ऐसे ऐसे दे देगा। सुनिएगा सर जी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोल देगा, ऐसे बोल देगा कि 5 फोर्स, एक पॉइंट पे 5 फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, पहला फोर्स F1 है, दूसरा फोर्स F2 है, तीसरा फोर्स F3 है, चौथा फोर्स F4 है, पांचवा फोर्स F5 है। ठीक है, बोलेगा कि सबका मैग्नीट्यूड कितना है, 10-10 न्यूटन। सबका मैग्नीट्यूड कितना है, 10-10 न्यूटन। ठीक, बोल दिया कि ये भी 10 न्यूटन का है, 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 ये भी 10 न्यूटन का है। और आपको एंगल बोल देगा कि ये एंगल है 60 डिग्री, ये एंगल भी है 60 डिग्री, ये एंगल भी है 60 डिग्री और ये बचा हुआ एंगल, सॉरी ये वाला एंगल भी है 60 डिग्री। तो बोलेगा कि कोई छठा वेक्टर कितने मैग्नीट्यूड का लगाया जाए और किधर लगाया जाए कि पार्टिकल पे नेट फोर्स जीरो हो। क्या आंसर होगा? 10 न्यूटन का ही। और इन पांचों के बराबर में कौन होगा? एक छठा। मान लीजिए कि अगर ये सब के बीच एंगल, जैसे अभी तो कितने वेक्टर हैं? 5 हैं। 360 डिग्री बाई 6 होता है 60 ना। तो अगर हम इसकी जगह पे एक छठा वेक्टर ऐसे लगाए रहते, लेट्स से दिस इज F6 और उसका भी मैग्नीट्यूड 10 होता है ना, और तब हम इन 6 वेक्टर को जोड़ते, F1, F2, F3, F4, F5, F6 और सब कितना होता? 10, 10, 10, 10। तो अभी और सब के बीच एंगल कितना? और सब सेम प्लेन में, सब बोर्ड के प्लेन में ही नहीं, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60 डिग्री। तो अभी जो बात सिखाए सर, उस हिसाब से हम लोग क्या लिखते हैं? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6 बराबर 0 लिख देते ना। तो अगर हम तुमसे पूछते कि इस पांचों का सम कितना होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ F6, है ना। तो माने जो इन पांचों का सम 10 न्यूटन के बराबर होगा, F6 के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब ये पांचों मिल करके नेट इफेक्ट 10 न्यूटन का लगाएगा और इसके बिल्कुल ऑपोजिट में अगर ये छठा आप लगा देंगे तो नेट सम 0 हो जाएगा। तो इस तरीके का भी सवाल आपको मिल सकता है, 5-6 नहीं हो सकता, 11-12 करके भी मिले। इज दैट ओके? ठीक है। अब हम लोग एक चीज पढ़ेंगे अभी, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। हम लोग क्या पढ़ेंगे? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर को घटाना, वेक्टर को घटाना। तो जब हम इसको सिखाते हैं, जब हम मेनली अभी हम लोग ये सीखने जा रहे हैं सौरभ जी कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है A और एक दूसरा वेक्टर है B, दोनों का मैग्नीट्यूड मालूम है, दोनों के बीच एंगल मालूम है, तो हम पता करने जा रहे हैं रिजल्टेंट R विच इज A माइनस बी, A प्लस बी नहीं बल्कि A माइनस बी, ये पता करने जा रहे हैं। सो माने हम लोगों को मालूम है कि दिस इज अ वेक्टर A, दिस इज अ वेक्टर A जिसका मैग्नीट्यूड कैपिटल A है, दिस इज अ वेक्टर B जिसका मैग्नीट्यूड कैपिटल B है और दोनों के बीच एंगल थीटा है।
लेकिन अब हम समेशन नहीं पता करने जा रहे हैं, दोनों के बीच सब्ट्रैक्शन, दोनों का डिफरेंस पता करने जा रहे हैं। तो जब हम ये बच्चों को सिखाते हैं तो हम बोलते हैं कि यार डिफरेंस सीखना कोई जरूरी है ही नहीं, डिफरेंस कोई अलग बात है ही नहीं। सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एडिशन, subtraction is also a type of addition. Basically a minus b is what? A plus minus b, माने a में से b घटा नहीं रहे हैं बल्कि a में माइनस b जोड़ रहे हैं, a में माइनस b जोड़ रहे हैं, है ना। तो जैसे हम आपसे कह रहे हैं कि ये वेक्टर है a जिसका मैग्नीट्यूड है कैपिटल A, और ये वेक्टर है b जिसका मैग्नीट्यूड है कैपिटल B, दोनों के बीच एंगल थीटा भी हमको मालूम है, दोनों के बीच एंगल थीटा भी हमको मालूम है। तो ये जो होगा ये हो जाएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b, और हमको इसका मैग्नीट्यूड भी मालूम है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन अभी हम a प्लस b नहीं पता करना चाह रहे, अभी हम क्या पता करना चाह रहे हैं? a माइनस b। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले b को रिवर्स कर देते हैं। तो v को जब रिवर्स कर देंगे, माइनस b कर देंगे, तो उसके मैग्नीट्यूड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन डायरेक्शन उल्टा हो गया तो ये माइनस b हो गया। अब ये हो गया a और ये हो गया माइनस b, और हमको क्या करना है बाबू, हमको a में माइनस b जोड़ना है। क्या पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम है? जी मालूम है। क्या दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम है? जी मालूम है। क्या इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल मालूम है? हाँ, थीटा नहीं है बल्कि 180 डिग्री माइनस थीटा है। तो अगर कोई भी आदमी आपसे कहे कि बाबू जरा ये रिजल्टेंट ड्रॉ करके बताओ, जरा ये रिजल्टेंट ड्रॉ करके बताओ, ये पर्पल कलर इस पे आएगा, हाँ आ गया, ये रिजल्टेंट ड्रॉ करके बताओ। तो ये रिजल्टेंट किस किस का रिजल्टेंट होगा सर? ये जो रिजल्टेंट होगा ये बेसिकली होगा a और प्लस माइनस ऑफ b, तो दैट इज a माइनस b। तो ये रिजल्टेंट हम लोग ड्रॉ कर लिए ना a माइनस b का, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन अगर हम इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता करें, यहां पे r क्या है, r ये जो कैपिटल R है ये क्या है, यहां पर a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर हमको ये पता करना हो तो जैसे हम लोग पैरेललोग्राम लॉ या ट्रायंगल लॉ में करते हैं वैसे ही कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, r इज इक्वल टू, मतलब वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड जब r लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि अभी हम जो एडिशन कर रहे हैं a और माइनस b का कर रहे हैं जिनके बीच एंगल 180 माइनस थीटा है। तो बेसिकली a माइनस b का मैग्नीट्यूड जो हुआ वो कितना हो गया, cos 180 माइनस थीटा कितना होता है सर, माइनस cos थीटा ना, तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो हो गया a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। इज दैट ओके? तो जैसे ये जो a प्लस b था इसका मैग्नीट्यूड आया था आपका अंडर रूट a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन a एंड b। और अगर हम लोग a माइनस b पता करेंगे तो हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। अच्छा, हम लोग एंगल भी तो पता कर सकते हैं सर? नहीं, ये जो a माइनस b है उसका a वेक्टर के साथ एंगल पता कर सकते हैं ना, है ना। वो एंगल को हम लोग बोल देते हैं, मान लीजिए डेल्टा। तो सेम फॉर्मूला यूज कर लें क्या, b साइन थीटा नहीं बल्कि 180 माइनस थीटा, b साइन, क्योंकि अभी हम एंगल किस किस के बीच पता कर रहे हैं, हमारा जो हम जो जोड़े हैं वो किसको जोड़े हैं, a और माइनस b को। a का मैग्नीट्यूड कैपिटल a है, माइनस b का मैग्नीट्यूड कैपिटल b है, और दोनों के बीच एंगल 180 माइनस थीटा है। तो अगर हमको tan डेल्टा का वैल्यू पता करना है तो लिखेंगे b साइन ऑफ दिस एंगल, दैट इज b साइन 180 माइनस थीटा अपॉन a प्लस b cos 180 माइनस थीटा। जहां जहां थीटा था वहां वहां 180 माइनस थीटा रख देंगे पुराने वाले केस में, तो हमको a माइनस b मिल जाएगा, और डेल्टा भी a माइनस b का a के साथ एंगल मिल जाएगा। ये हो जाएगा b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a माइनस b cos थीटा। सो दैट इज योर tan डेल्टा, दैट इज योर tan डेल्टा। ठीक है, तो हम लोग को a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी पता चल गया, और एंगल बिटवीन a वेक्टर माइनस b वेक्टर एंड a वेक्टर, a माइनस b वेक्टर का a के साथ एंगल क्या है वो भी पता चल गया। इज दैट ओके? यहाँ पर थोड़ा बहुत बात हम आपको वापस से रिपीट करेंगे कि अगर दो वेक्टर के का मैग्नीट्यूड और एंगल बिटवीन वेक्टर्स पता हो तो a प्लस b होता है ये, हाँ
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए माइनस बी होता है ये माइनस 2ab cos थीटा। यहाँ पर जो ये एंगल था डेल्टा वो था ए प्लस बी का ए के साथ, यहाँ पर जो डेल्टा है वो ए माइनस बी का ए के साथ। टेन डेल्टा में वहां पे आता था बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा टेन डेल्टा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है क्या? तो यहाँ से हम लोग डेल्टा का वैल्यू पता कर लिए। ठीक, हम एक दो बात यहाँ पे बहुत जरूरी बात है जो डिस्कस करना चाहेंगे, आप पॉज करके लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए ये एक वेक्टर है ए, सुनिएगा सर, ये एक वेक्टर है ए जिसका मैग्नीट्यूड है कैपिटल ए, और ये एक वेक्टर है बी जिसका मैग्नीट्यूड है कैपिटल बी, और दोनों के बीच एंगल है थीटा, दोनों के बीच एंगल है थीटा। तो ये जो वेक्टर हम ड्रॉ किए, इस वेक्टर को मान लीजिए हम लोग बोल देते हैं आर, इसको हम लोग बोल देते हैं आर। और तो हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल लॉ के मुताबिक किस किस का रिजल्टेंट कौन लिखेंगे? वेक्टर बी प्लस वेक्टर बराबर वेक्टर ए, है ना? ऐसा हो ना? ट्रायंगल में पहले के टेल से दूसरे के हेड तक रिजल्टेंट जाता है। तो बेसिकली आर यहाँ पे क्या हो गया? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। हम आपको कहना ये चाह रहे हैं, मेरा मन जो है वो ये कह रहा है कि सर ये वेक्टर ए है और ये बी है, आप पैरेललोग्राम बना लीजिए, आप पैरेललोग्राम बना लीजिए, और ये डायगोनल बना लीजिएगा, ये डायगोनल क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, और ये रेड वाला जो है वो ये डायगोनल नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है क्या? कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो इस कहानी से हमें सीख क्या मिली? क्या सीख मिली साहब जी? कि अगर पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से हम लोग ये ड्रॉ करते हैं, पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, तो उसका एक डायगोनल ए प्लस बी बताएगा और दूसरा डायगोनल ए माइनस बी बताएगा। ठीक है क्या? क्या ये बात हम कह सकते हैं कि बड़ा डायगोनल ए प्लस बी बताएगा और छोटा डायगोनल ए माइनस बी बताएगा? है ना? क्या ये बात कह सकते हैं? सुनिए मेरी बात, हम अभी आपसे जो कह रहे थे वो ये कह रहे थे, सुनिए मेरी बात, मैंने आपसे ये कहा कि दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। क्या ये बात कह सकते हैं कि बड़ा डायगोनल ए प्लस बी होगा, छोटा डायगोनल ए माइनस बी होगा? नहीं, ये कह नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए पैरेललोग्राम तो ऐसा भी बन सकता है ना सर, बन सकता है कि नहीं बन सकता है? सच की झूठ? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से वाला डायगोनल, और ये वाला जो होगा ये वाला ए माइनस बी, है ना? बोलो। तो इस केस और इस केस में दोनों में फर्क क्या है कि यहाँ पर ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन है ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड से, है ना? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर थीटा जो था वो एक्यूट था। नहीं, इस तरीके का बन गया पैरेललोग्राम, तो ये रिजल्टेंट ए प्लस बी जो बड़ा डायगोनल हो गया, ए माइनस बी छोटा डायगोनल हो। अब इस थीटा को हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये बड़ा वाला डायगोनल जो था वो धीरे धीरे अब छोटा होता जाएगा, ए प्लस बी छोटा होता चला जाएगा। यहाँ पर थीटा क्या था? ऑब्ट्यूज था? नहीं, तो थीटा ऑब्ट्यूज था, तो थीटा ऑब्ट्यूज वाले केस में क्या हो गया? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कम हो गया और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया। यस और नो? तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि दो वेक्टर को जोड़ रहे हैं, अगर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड a माइनस बी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है, दैट मीन्स दोनों वेक्टर के बीच का एंगल एक्यूट है, या फिर अगर एंगल एक्यूट है तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड a माइनस बी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा। ये बात लिखना पड़ेगा आपको। सिमिलरली ये भी कह सकते हैं कि अगर दो वेक्टर, जैसे यहाँ पर थीटा जो था, दो वेक्टर को जोड़े हैं, अगर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कम है एज कम्पेयर टू a माइनस बी के, मतलब दोनों के बीच एंगल
ऑब्ट्यूज है, या अगर एंगल ऑब्ट्यूज है तो फिर कह सकते हैं कि ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड छोटा होगा। फिर जब हम दो एंगल एक्यूट ऑब्ट्यूज कर लिए तो आपको नहीं लगता कि एक 90 डिग्री वाला बच गया जो उसको भी कर ही लेना चाहिए? हाँ है ना? बोलो 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 बोलो, है ना? वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये कैपिटल ए ये कैपिटल बी, दोनों एंगल 90 डिग्री। तो ये जो पैरेललोग्राम बनेगा ये कैसा पैरेललोग्राम बनेगा? स्क्वायर नहीं, दोनों अलग अलग है तो रेक्टेंगल, बराबर होता तो स्क्वायर। लेकिन एक बात आपको जरा इसमें बता दें कि इसमें जो a प्लस बी होगा और जो a माइनस बी होगा, जैसे दिस विल बी a प्लस बी, है ना, एंड दिस विल बी a माइनस बी। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या कि स्क्वायर रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल का लेंथ बराबर होता है, √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर थीटा क्या हुआ? एग्जैक्टली 90 डिग्री के बराबर। थीटा एग्जैक्टली 90 डिग्री के बराबर हुआ तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। यस और नो? बोलो। जब ये तीनों बात का निचोड़ क्या हुआ कि भाई अगर थीटा एक्यूट होगा तो वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा, थीटा ऑब्ट्यूज होगा तो वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कम, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा, और अगर थीटा 90 डिग्री हुआ एग्जैक्टली तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ये दोनों वेक्टर बराबर नहीं है, दोनों का खाली मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन तो अलग अलग है। इज दैट ओके? तो आपको अगर ये बोल दे कि ऐसा है तो बोल देंगे थीटा 90 डिग्री है, या कह दे थीटा 90 डिग्री है तो आप बोलेंगे ऐसा है। इज दैट ओके? है ना? एक और बात हम लोग थोड़ा कर लेते हैं, जब इतना चल ही रहा है तो आपने एक चीज पढ़ा होगा रोम्बस, हिंदी में इसको बोलते हैं समचतुर्भुज। वेरी गुड। तो रोम्बस का एक यूनिक प्रॉपर्टी होता है, वो प्रॉपर्टी क्या होता है? पहला चीज तो ये एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसमें सारे साइड लेंथ बराबर होते हैं। एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसमें सारे साइड लेंथ, मतलब एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें सारे साइड लेंथ बराबर, ये और ये, मतलब हम क्या दिए कि a बराबर b, या वेक्टर a का मैग्नीट्यूड बराबर वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें सारा साइड बराबर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोम्बस। लेकिन रोम्बस में एक गुण होता है, वो गुण शायद आपको याद होगा। क्या गुण होता है? डायगोनल 90 डिग्री पे होता है। बिल्कुल सही बात। तो ये हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सौरभ जी हमारे साथ वीडियो बनाते हैं एंड इज वेरी गुड एट मैथमेटिक्स। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है? नहीं, इन दोनों के बीच एंगल क्या हो गया? 90 डिग्री। दोनों के बीच एंगल हो गया 90 डिग्री। तो आप यहां से क्या कहेंगे उसको सुनिएगा। अगर ऐसा दे दे, इफ इट इज गिवन दैट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर बी का, देन व्हाट यू कैन से? देन यू कैन से दैट वेक्टर ए प्लस बी विल बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए माइनस बी, है ना? या फिर अगर आप इसको ऐसा कहें तो, या अगर उल्टा दे दे, इफ इट इज गिवन दैट वेक्टर ए प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए माइनस बी, देन आप खट से क्या कह देंगे कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ये दोनों बात आप कह सकते हैं। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड जो जो बातें हैं वो हम आपको बता दिए हैं। एक समस्या जो हमको लगता है कि बच्चों को आ रहा होगा कि हर दिन हम कुछ काम नहीं दे रहे हैं, जबकि मेरे पढ़ाने का स्टाइल ऐसा होता ही नहीं है। मेरे पढ़ाने का स्टाइल क्या होता है कि कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिसमें क्लास में एंटर करते ही हम होमवर्क डिस्कस ना करें, और कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिसमें क्लास से एग्जिट करने से पहले मैं होमवर्क ना दूं। जनरली हम ये काम करते हैं। तो टाइप फॉर्मेट में तो क्वेश्चंस का दिक्कत है, तो व्हाट वी कैन डू, क्या हम लोग जो डॉक फॉर्मेट में फोटो का मतलब क्वेश्चंस का फोटो लेकर के दे सकते हैं बच्चों को? हाँ, जो हमारे पास तो बहुत सारा चीज़ ऐसा है, चंदन सर के पास अभाव होगा, मतलब ये हम तो बहुत दिनों से कर रहे हैं, तो हमारे पास है। तो सिंपली हम क्वेश्चंस का एक
फोटोज़ ले करके एक पूरा डॉक्यूमेंट बना लें जो PDF फॉर्मेट में होता है या वर्ड जो भी आप कहते हैं, और टेलीग्राम में, और हमको लगता है शायद यूट्यूब में भी डिस्क्रिप्शन में आप वो ऐड कर सकते हैं क्या, लिंक मटेरियल का, मतलब हमको उतना आइडिया नहीं है, बट अगर वैसा कर सकते हैं तो करेंगे। तो फिलहाल हम लोग आज शाम में कोशिश करेंगे कि ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ और वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, इन सब के बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन हो उनको हम लोग वहाँ पे अपलोड कर दें। फिर हम क्वेश्चंस आपको होमवर्क बता भी देंगे, टेलीग्राम ग्रुप में भी लिख देंगे कि आपको ये क्वेश्चन करना है ना। ठीक है, हमको लगता है कि आज हम लोग आज ज़्यादा देर का नहीं किए हैं क्या हम लोग रिकॉर्डिंग, सिर्फ 40 मिनट का है। ठीक है, अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा, प्रोबेबली कल तक में आ जाएगा, तो फिर उसमें हम लोग 1 मिनट सर थोड़ा वेट कीजिएगा। आज जो हम लोग पढ़े उसको हम एक बार समराइज कर देते हैं। आज हमने पढ़ा कि पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। जैसे ट्रायंगल लॉ में हम लोग 2 वेक्टर को जोड़ते थे, हेड टू टेल मैनर में अरेंज करते थे, पहले के टेल से दूसरे के हेड तक रिजल्टेंट लिखते थे। वैसे ही पॉलीगॉन लॉ में 2 से ज़्यादा वेक्टर को हेड टू टेल मैनर में अरेंज करेंगे और पहले के टेल से आखिरी के हेड तक जोड़ देंगे, तो दैट विल बी योर रिजल्टेंट वेक्टर। इसमें कोई रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम स्पेसिफिकली नहीं बताए हैं, क्योंकि कितना नंबर ऑफ वेक्टर भी हो सकता है, जो भी देगा उसके इसमें थोड़ा ज्योमेट्री का यूज आपको करना पड़ेगा। ऑल्दो पॉलीगॉन लॉ से होने वाले सारे क्वेश्चंस आगे चल के हम लोग कंपोनेंट पढ़ेंगे और आई कैप जे कैप में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, तो जितने क्वेश्चंस पॉलीगॉन लॉ से होने वाले होंगे वो सब वहां से भी हो जाएगा। दूसरा हम आपको बताएं कि अगर कोई रेगुलर पॉलीगॉन है, तो रेगुलर पॉलीगॉन है मतलब सब साइड बराबर है, और सब साइड बराबर है तो उस रेगुलर पॉलीगॉन के 2 संगत भुजाओं, 2 एडजेसेंट साइड के बीच का एक्सटर्नल एक्सटीरियर एंगल जो होगा, जैसे ये ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में दिस इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ एडजेसेंट साइड्स, तो दिस एंगल विल बी 360 डिग्री बाई 3। सिमिलरली अगर ये 4 साइडेड पॉलीगॉन होता, रेगुलर होता, माने वो स्क्वायर होता, तो ये एंगल आ जाता 360 डिग्री बाई 4, दैट इज 90 डिग्री, एंड सो ऑन। इफ देयर आर n साइडेड पॉलीगॉन, तो n साइडेड पॉलीगॉन हो और रेगुलर हो तो सब साइड बराबर होगा, और ये एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो 360 डिग्री बाई n होगा। इस रिजल्ट, और जब रेगुलर पॉलीगॉन हम लोग देख रहे हैं तो अंतिम वेक्टर का हेड जो है वो पहले वेक्टर के टेल पे जाता हुआ दिख रहा है। तो इसके बेसिस पे हम आपको बताएं कि अगर मान लीजिए कि देयर आर n नंबर ऑफ वेक्टर्स, ऑल आर इक्वल ऐसा हम नहीं बोले, ऑल हैज सेम मैग्नीट्यूड ऐसा बोले, ऑल आर को प्लेनर माने सेम ही प्लेन में हो, और हर अगल बगल वाले वेक्टर के बीच एंगल 360 डिग्री बाई n हो या 2 पाई रेडियन बाई n हो, देन सम ऑफ देम विल बी 0, ये बात भी हम आपको बताएं। और उसके बेसिस पे बताएं कि यार कई बार क्या होगा कि एंगल तो 360 डिग्री बाई n दे देगा, लेकिन साइड जो होगा मतलब वेक्टर का संख्या n-1 ही देगा, और बोलेगा सारे वेक्टर का सम बताओ, तो वो हम टेक्निक आपको बता दिए कि वो लास्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। सवाल से आप रेफर कर सकते हैं। फिर हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ाए। सब्ट्रैक्शन में हम आपको बताएं कि यार सब्ट्रैक्शन कुछ अलग होता ही नहीं, बेसिकली एडिशन ही है। हमको a माइनस बी पता करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, b को ही माइनस रिवर्स कर देंगे, माइनस बी आ जाएगा, और a में माइनस बी को जोड़ देंगे, देन दैट रिजल्टेंट विल बी a माइनस बी, है ना। और फिर a माइनस बी का मैग्नीट्यूड जो हो गया वो √a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा हुआ। यहाँ a जो है वेक्टर a का मैग्नीट्यूड है, b वेक्टर b का मैग्नीट्यूड है, और थीटा एंगल बिटवीन a एंड b है, ठीक है। और जो रिजल्टेंट a माइनस बी जो a के साथ एंगल बनाएगा वो डेल्टा होगा, tan डेल्टा का फॉर्मूला b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा होगा। बेसिकली जो एडिशन में जहां जहां थीटा होता था वहां 180 माइनस थीटा रखने से काम बन जाएगा। फिर हम बोले कि यार ऐसा नहीं होगा कि तुमको 2 वेक्टर देगा, बोलेगा कि सब्ट्रैक्शन करो और ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताओ, बहुत कम होगा, या a माइनस बी का मैग्नीट्यूड बताओ, ऐसा सवाल नहीं होगा। थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन देगा, तो कैसे देगा, आपको ऐसा कह सकता है कि भाई a प्लस बी का मैग्नीट्यूड a माइनस बी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है, तो बताओ दोनों के बीच एंगल कैसा है, एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, तो आप बता देंगे। या बोल देगा a माइनस बी का मैग्नीट्यूड a प्लस बी के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है, तो दोनों के बीच का एंगल कैसा है, एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, ये सारा बात हम बता दिए। और एक रोम्बस वाला केस डिस्कस किए कि अगर एक ऐसा पैरेललोग्राम हो जिसका सब साइड इक्वल हो तो उसको रोम्बस बोलते हैं। दैट मीन्स अगर 2 वेक्टर हो, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो, और तब हम वहां पर देखेंगे तो वेक्टर a प्लस बी और वेक्टर a माइनस बी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। या कहीं ऐसा दे दे कि a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू a माइनस बी, तो ऑटोमेटिकली बोल देंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ a बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ
बी। ठीक है, आज वाला टॉपिक को ख़त्म किया जाए। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म। ठीक है, और डायरेक्शन कोसाइन वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सब करने के बाद अगर समय रहा तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट में एंटर करेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय।